हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो कल का हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। ओके, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे क्वांटिटी क्या होता है। ओके, क्वांटिटीज कह सकते हैं आप, इसको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो। तो स्टूडेंट क्वांटिटी क्या है कि सबसे पहले नंबर पे देखो, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटी। ओके, तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ में समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहली होती है आपकी कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी, दूसरी होगी वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, उसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो आगे वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी भी आगे जाके फर्दर डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लेता हूं। ओके, तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट? तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज it is defined as anything which is measured, which is measured। okay, या फिर आर, it is defined as anything which is measured or on which the mathematical operations on which mathematical operations। अब स्टूडेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया उस क्वांटिटी में जहां तो हम प्लस यूज करें, माइनस यूज करें, मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करें, या फिर एंड डिवीजन हो गया। ये वाले जो ऑपरेशंस होते हैं दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। डिविजन्स कैन बी परफॉर्म्ड देखो, हमारे पास वो क्वांटिटी जिसके ऊपर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इनको हम परफॉर्म कर सके उन चीजों के ऊपर, तो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आगे देखते हैं हम आगे। इट इज डिवाइडेड इनटू, आगे जाके ये दो टाइप में बन गई है, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू two types। First one is constant and second one is variable। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट टर्म हमारी वो क्वांटिटी होगी, वो टर्म होगी जिसकी वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, तो मैं इसको अगर लिखूं कभी कि कांस्टेंट जो है वो कौन सी टर्म होगी, मैं यहां पर लिख दूं अगर, इट इज डिफाइंड एज that थिंग्स क्या लीजिए, या फिर आप दैट थिंग्स आर और which value is fixed विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कांस्टेंट टर्म जो है उसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 अप टू पाई भी रख सकते हो आप लोग, ई भी रख सकते हो। ये सारी की सारी वैल्यूज कौन सी होगी आपके पास? ये वैल्यू होती है स्टूडेंट कांस्टेंट वैल्यू। ओके, जिनकी वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है वो चेंज ना हो, दैट बिकम्स टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब वेरिएबल्स कौन सी होती है? वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो गए, इट इज डिफाइंड एज
that things its value will be changed, जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी वैल्यू अगर चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्फाबेट हो गया हमारे पास, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, ये सारे के सारे वैल्यूज, ये सारे क्या होंगे आपके पास, वेरिएबल्स, तो जिनकी वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके अच्छा, अब उसके बाद देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है वो आगे जाके सब डिवाइडेड हुआ है इनटू टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट स्टूडेंट वो कांस्टेंट होते हैं इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लेस टाइम स्पेस, जो है उनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके तो अगर मैं कभी इसकी एग्जांपल लूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आ गया, 3 4 5 6, जो भी जितने भी सारे के सारे हैं, ये सारे क्या होंगे आपके पास, कांस्टेंट होंगे। ओके जिसकी वैल्यू जो है वो क्या, चेंज ना हो। अच्छा अब होते हैं आपके पास आर्बिटरी कांस्टेंट। अब आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होते हैं, अब स्टूडेंट कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो हम लिखते हैं कि ए बी एंड सी आर आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट्स का मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाले जो कांस्टेंट होते हैं ना, इनकी वैल्यू भी फिक्स ही रहती है, लेकिन व्हाट इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मान लो हमारे पास अगर मैं कभी बोलूं कि जो आर्बिटरी कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई भी हमारे पास कांस्टेंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स आ गया, वाई आ गया, तो उस प्रॉब्लम के बीच में जो एक्स की वैल्यू है और जो वाई की वैल्यू है जो है वही रहेगी। तो इट मींस दैट कि वो वैल्यू कांस्टेंट तो रहेगी, लेकिन बट विद इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज होता है, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो अलग आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो कि भाई हमने बोला भाई कि 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। ओके हम ऐसे करके मान लेते हैं। तो अगर कभी आप देखो यहाँ पे कि अगर कभी हम देखो, क्योंकि हमने बनाना यहाँ पे 34, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके तो यहाँ पे 7 इंटू 2 बन गया आपके पास 14, तो 14 और यहाँ पे आपके पास आ गया 20, मतलब आपके पास y की वैल्यू जो है ना वो 10 होनी चाहिए। ओके अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के बीच में x और y जो है ना, x और y जो है वो आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो x की वैल्यू है वो है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके अगर मैं यहां से क्वेश्चन को चेंज करके कोई और क्वेश्चन लिख दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 58, तो हो सकता है इसके बीच में x की वैल्यू कुछ और हो, y की वैल्यू कुछ और हो। ओके पर लेकिन ये है कि थ्रू आउट प्रॉब्लम में आपकी x और y की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। इट मींस दैट दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। जैसे ही प्रॉब्लम चेंज होगी एक्स और वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके अच्छा उसके बाद चलते हैं हम, अब देखो यहाँ पे इस केस में देखना वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल सबसे पहले नंबर पर देखो मैंने बोला कि वेरिएबल जो है इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन अब लिख देता हूँ, वेरिएबल को स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आप कभी पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो मैं तो ये लिखूंगा वेरिएबल्स आर दोज थिंग्स आर क्वांटिटी whose value is change, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कह सकते हैं, स्पेस टाइम प्लेस एक्सेट्रा।
जिसकी वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेरिएबल्स। ओके, अच्छा अब मैंने बोला था कि वेरिएबल्स जो है वो आपके पास यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया हुआ है ना, वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि जहां तो आप वेरिएबल को डिफाइन करो आइदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में। ओके, अब इस चीज को देखो, चाहे अब क्योंकि अपने आपने दोनों में से किसी एक चीज को ही डिफाइन करना है, आइदर में जब रखा हुआ है तो इट मींस दैट कि वेरिएबल को आप इस यहां तक भी डिफाइन करोगे तब भी आपका आंसर जाएगा। ओके, अगर आप इन दोनों को नहीं डिफाइन करते तो इन दोनों को डिफाइन करते तो दैट इज ओके। क्लियर? अब मैं पहले आपको बताता हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। ओके, अच्छा अब इस चीज को समझना ध्यान से। देखो मैं मानता हूं कि यहां पे मेरे पास x की वैल्यू है 1। अगर मेरे पास यहां पे x की वैल्यू 1 होती है तो फिर मेरे पास यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स मेरे पास यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। अगर मैं यहां से अपनी x की वैल्यू को चेंज करके 2 कर दूं, क्लियर, तो फिर देखो मेरे पास यहां पे y की वैल्यू कितनी आती है, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो मीन्स y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू अपनी 3 कर लेता हूं तो फिर मेरे पास यहां पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस 7 10, मतलब y इज इक्वल टू 10। तो बच्चों यहां पे आप एक चीज देख रहे होगे कि जैसे जैसे मैं यहां से x की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं मेरे पास y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब यहां पे अब आपको एक चीज समझनी होगी कि देखो जो y है ना, y की वैल्यू सीधी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। जो x की वैल्यू होगी उसी के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू जाएगी। तो इट मींस दैट कि y की अपनी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? तो x जो है, x अपनी कोई भी वैल्यू को अटेन कर सकता है, x की अपनी वैल्यू है। तो जिसके पास अपनी वैल्यू है वो होगा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल independent variables are those variable मतलब कि वो कोई भी वैल्यू जो है ना वो अटेन कर सकते हैं, वो y के ऊपर डिपेंड रही है। मतलब x जो है, x एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी अपनी वैल्यू है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, उसकी अपनी वैल्यू है। दैट इज क्लियर? ओके, तो ये एक टाइम के अनुसार जो उसके पास वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू उसी टाइम में y की वैल्यू जो है ना वो x के ऊपर डिपेंड करे। तो इट मींस दैट कि y जो है ना वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर x क्या होगा आपका, यहाँ सॉरी y क्या होगा आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको कि y जो है इस समय क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी उसी के विद रिस्पेक्ट में फिर y जो है वो अपनी वैल्यू अटेन करेगा। ओके, अगर x की वैल्यू जो है वो स्मॉल वैल्यू आती है तो विद रिस्पेक्ट टू फिर आगे y की वैल्यू जो है वो उसको कैलकुलेट करके आगे फिर y अपनी वैल्यू डिसाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक चीज क्लियर हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ये वो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ।
here dependent variable are those variables whose value depends on अदर वेरिएबल्स। ओके, तो ये है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स को आगे जाके हमने डिफाइन किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं कि डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है। ओके, अच्छा भाई, अब देखो कि डिपेंडेंट आगे चल के जो वेरिएबल्स है, जहां तो आप उसको डिस्क्रीट रख सकते हो, जहां फिर आप उसको कंटिन्यूअस कह सकते हो। अब स्टूडेंट कि मान लो कि हमारे पास एक गिवन डाटा दिया हुआ है। ओके, और हमने एक उस डाटे को ना एक लिमिट में हमने इसको रखा हुआ है। लेट अस सपोज कि हम कहते हैं कि भाई हमारा जो कोई भी डाटा है या कोई भी वैल्यू है, जो हमारे पास क्वांटिटी है, वो इस रेंज में आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 30 to 50 के बीच बीच में। ओके, तो अगर तो भाई वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू अगर हमारी 30 और 70 के बीच बीच में आती है, क्लियर। अगर मैंने बोला भाई कि मान लो कि मैं एक लिमिट रखता हूँ जी, तो लिमिट का मतलब है कि मेरे पास जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में मैंने रखा भाई कि कम से कम मेरे पास 30 होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ भी जाएगा तो वो मेरे पास अपर लिमिट बन गई। तो जो अपर लिमिट है उसके बीच में मैंने रखा हुआ है कि मेरी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो इन दोनों के बीच में लाई करती है। ओके, अब मान लो अगर वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इन दोनों के इंटरवल के बीच में लाई करती है, अगर तो वो इन दोनों के इंटरवल के बीच में लाई करेगी, तो स्टूडेंट हम बोलेंगे कि वो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो आपका वेरिएबल्स है, वो चेंज हो तो रहा है, 30 और 70 के बीच में वैल्यू ले रहा है, क्लियर। और हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। वो क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्योंकि वो विद इन द इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अगर भाई हम कहते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो वैल्यू अटेन कर रही है, लेकिन बट वो ना तो 30 और 70 के बीच में आ रही है, हो सकता है कि वो वैल्यू कहीं पे जाके 25 आ जाए, क्लियर। हो सकता है कि अगली मेजरमेंट के बीच में वो 25 आ रही है, तो हो सकता है अगली मेजरमेंट के बीच में वो 85 तक ले जाए। तो यहां से अब आपको एक चीज क्लियर हो गया है कि यहां पे देखो 25 वैल्यू जो है वो 30 और 70 के बीच में लाई नहीं कर रही है। आगे जाके 85 वैल्यू जो है वो 30 और 70 के बीच में भी लाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसकी वैल्यू चेंज तो हो रही है, लेकिन बट जो हमारे पास गिवन इंटरवल है, जहां तक हमने एक लिमिट रखी हुई है, उसके बीच में वो लाई नहीं कर रही है। तो हम कहेंगे कि वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो हमारे पास वेरिएबल है, वो क्या है, डिस्क्रीट है। क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। ओके, द मैग्नीट्यूड of a physical quantity मैग्नीट्यूड का मीनिंग है स्टूडेंट्स वैल्यू। ओके, तो मैग्नीट्यूड जो है मतलब कि एक वैल्यू हमारी उस फिजिकल क्वांटिटी की, क्लियर। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इटसेल्फ, can change itself in step। मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इट कैनॉट itself in a step, it cannot take up value, it cannot take up value in the given interval, मतलब कि जो हमारे पास इंटरवल है, वो इंटरवल की वैल्यू जो है ना वो पकड़ी नहीं रही है। इट मीन्स दैट कि
वो जो वैल्यू है वो आपके इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही। अब अगर आप इसका कभी एग्जांपल लो तो हम मानते हैं भाई कि हमने एक क्लासरूम है, हमारे पास एक क्लासरूम है जिसके बीच में वैल्यू जो बच्चे हैं वो कम से कम 30 से लेके 70 के बीच में बैठते हैं। ओके, तो हो सकता है कि उस क्लास के बीच में बच्चे ही 25 हों, तो इट मीन्स दैट कि वो जो 25 बच्चे होंगे वो क्लास के हिसाब से जो है वो बहुत ज्यादा कम है, उस रेंज के बीच में तो आ नहीं रहे वो। क्लियर, हमने बोला भाई हमारे पास ये क्लास है, इसके बीच में इतने बच्चे होने चाहिए, तो हमारे पास 25 है, तो इट मीन्स दैट कि 25 तो लाई नहीं कर रहा है इन बिटवीन द 30 एंड 70। क्लियर, तो हम इसकी अगर आप कभी एग्जांपल लो तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास बुक ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हमारी लिमिट से ज्यादा भी जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसकी एग्जांपल लो तो यहाँ पे number of students in a classroom। ओके, तो कंटिन्यूस में चलते हैं। कंटिन्यूस में क्या है, सिंपल बिल्कुल पूरी डिटो कॉपी उतारो आप यहां पे इसकी मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी can change itself in step, it can take up value it can take up value in the given interval। it means that कि वो इंटरवल के बीच की वैल्यू पकड़ रहा है। ओके, तो इसकी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, तो अगर तो यहां तक था आपके पास डिस्क्रीट का और कंटिन्यूअस का। ओके, तो उसके बाद यहां तक आपको मैं एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि देखो यहाँ पे कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर ऑन विच द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट, जिसके ऊपर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड फिजिकल क्वांटिटी इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, एंड कांस्टेंट इज डिफाइंड एज दोस फिजिकल क्वांटिटी whose value is fixed। okay, whose value is fixed with respect to time, उसकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 पाई हो गया, ई हो गया, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, दैट इज वेरिएबल। तो वो ने आपको बोला कि अल्फाबेट के क्वेश्चन कभी भी एक्स वाई जेड का कभी किसी भी क्वेश्चन में आते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ओके, अब आगे जाके कांस्टेंट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो कांस्टेंट हो गए जिसकी वैल्यू जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज ना होगी, नहीं होगी। ओके, उसके बाद क्या क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने आपको बोला था आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर कांस्टेंट बट इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इट्स वैल्यू विल बी फिक्स्ड। When you have to change your problems, then its arbitrary constant value is also changed। क्लियर है, तो इट मीन्स दैट कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू जो है विद इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स दैट विल बी फिक्स्ड, अदरवाइज व्हेन यू हैव टू चेंज योर प्रॉब्लम्स इट्स वैल्यू विल बी चेंज्ड। ओके, तो ए बी सी हमने बोला था कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, दीज आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हम क्वेश्चन लिखते रहते हैं तो उसके बीच में आते रहते हैं। क्लियर, अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला है आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप फिजिकल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट कि वेरिएबल को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो। जहां तो आप उसको इस तरह से डिवाइड कर दो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए मैंने आपको बोल दिया था कि मान लो अगर आप कभी लिखते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो इसके बीच में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, इंडिपेंडेंट। ओके, तो जो y है, y क्या है, डिपेंडेंट है क्योंकि वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके,
इसके बाद आपका आइदर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको बोल दिया था, अगर कोई भी वैल्यू जो है विद इन द लिमिट के बीच में आती है, लिमिट के बीच में आएगी तो वो तो आपका बन गया कंटिन्यूअस। अगर विद इन द लिमिट के बीच में वो वैल्यू नहीं फॉल कर रही तो दैट विल बी डिस्क्रीट वैल्यू। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आगे आपका क्वेश्चंस फंक्शन। ओके अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है दैट इज फंक्शन। ओके, और फंक्शन क्या होता है, अब ये आपके पास एक नई टर्म आई है। ओके अच्छा, लेट अस सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है y। ओके, मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल। अब ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं, अगर मैं इनको बोलूं भाई कि y इज इक्वल टू x प्लस 7, मैं ऐसे लिख लेता हूं। क्लियर? अब देखो यहां पे x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो मैंने पहले बता दिया आपको। ओके, इंडिपेंडेंट। y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड है। अब देखो कि y और x जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों जो है ना आपस में रिलेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ लिंक है, कुछ रिलेशन है। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7x। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाती होगी वैसे ही y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इट मींस दैट कि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू। ओके, तो यहां पे अब हम अगर कभी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि if x and y be two variables in which so relates that y depends on x। मैंने यहां पे लिखा है x और y जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इन विच x एंड y सो रिलेट, ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x। अगर y डिपेंड करता है, अगर y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल्स एंड y भी डिपेंडेंट वेरिएबल, y भी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अगर ऐसा केस होता है देन x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y भी डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसा केस होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि y be the function of x। y जो है वो क्या है, y be the function of x। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y is equal to f(x)। जैसे मैंने इसकी पहली एग्जांपल दी थी कि उस केस में मैंने बोला था कि y आपका क्या है, x प्लस 7 है। तो यहां पे अब आपके पास f ऑफ x कितना आ रहा है, f ऑफ x आपके पास आ रहा है 7। तो आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो किस टर्म में होगा, आपका x की फॉर्म में होगा। जो भी f(x) की वैल्यू होगी उसके बीच में x की टर्म होगी। ओके, क्लियर है? तो y जो है क्या है, y बी द फंक्शन ऑफ x, y बी द फंक्शन ऑफ x। ये चीज स्टूडेंट क्लियर है आपके पास? ओके अच्छा, अब आगे जाके अगर आप कभी देखो कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं तो मैं आपको बता दूंगी इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ओके, लिखो यहां पे इट इज ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। पहला होता है आपके पास पावर फंक्शन, पावर फंक्शन। तो स्टूडेंट जो पावर फंक्शन होगा वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि भाई कि जो भी आपका फंक्शन होगा उस फंक्शन के बीच में क्या होगी, पावर्स होगी। मतलब x जो है, x का जो भी आपका फंक्शन बनेगा,
क्योंकि फंक्शन जो है वो इन टर्म ऑफ एक्स होगा, तो उसमें क्या होगा कि एक्स की पावर जरूर होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पावर फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा आपका वो किस में होगा, आपका एक्स रेज टू पावर n में होगा, एक्स रेज टू पावर n। तो अगर कभी आप स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखो तो मैं आपको बताऊं कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स रेज टू पावर 2 हो गया, एक्स रेज टू पावर 7 हो गया, एक्स रेज टू पावर 3/2 हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिनमें एक्स की पावर होगी दैट इज पावर फंक्शन। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है स्टूडेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी हुई है 10th में। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि जो भी आपका फंक्शन होगा, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, वो सारी की सारी टर्में उसने कहां से ली होगी, ट्रिग्नोमेट्री से ली होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे कि मेरे पास जो y है, y मेरे पास क्या है, फंक्शन है, लेकिन अब ये जो फंक्शन है वो आपका क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है। ओके, आप कह सकते हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, जहां फिर y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, साइन कॉस टैन आ रहा है, हो सकता है कि आगे जाके आपका वो जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से हो जाए, आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, अच्छा, अब जो आपके पास थर्ड वन है, थर्ड है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथम फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन के बीच में स्टूडेंट क्या होगा कि जितने भी फंक्शन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, लॉग में होगा आपके पास। तो लॉगरिथम फंक्शन जो है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू, मैं अगर लिख दूं f ऑफ x, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि log बेस e, ये क्या है, x। तो यहाँ पे x की टर्म कोई भी हो सकती है स्टूडेंट, हो सकता है कि आगे जाके कोई क्वेश्चन ऐसा हो बेस e आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो, तो ये भी आपका क्या है, इन टर्म ऑफ एक्स है। तो लेकिन ये टर्म सारी किस में आ रही है, आपके पास लॉग में आ रही है। ओके, तो स्टूडेंट ये है आपके पास कितनी, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है। तो थर्ड आपके पास आ गया, उसके बाद है आपके पास एक नेक्स्ट बनता है आपके पास एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्टूडेंट क्या होगा कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो e की फॉर्म में होगा आपके पास। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ओके, y इज इक्वल टू जैसे फॉर एग्जांपल ई रेज टू पावर 2x हो गया। तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो इन टर्म ऑफ x में होगा आपके पास। ओके, तो इस चीज को समझो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 टाइप के फंक्शन होंगे आपके पास, क्योंकि आगे जाके आपने अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। ओके, ये आपके पास पावर का फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ तक आपने वीडियो को पॉज करके तो अच्छी तरह से समझ लेना है। अब मैं आपको नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। अच्छा, आपने ये पूरी टर्म समझ ली है, अब नोट में देखो यहाँ पे, अच्छा अब देखो, अब स्टूडेंट अब आपने कुछ चीज की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कुछ चीजें वो कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन के बीच में वो पूछता है, लेकिन हमें सबसे पहले नंबर पे क्लियरेंस होनी चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो सही है या नहीं है। ओके, क्योंकि हमें पहले नंबर पे वो देखना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई फंक्शन जो है दैट इज करेक्ट और नॉट। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने आपको बोला था कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो फंक्शन है, लेकिन कभी भी आपके पास फंक्शन आए, ये आपका फंक्शन है, इसे हम कह सकते हैं कि भाई ये y जो है y बी द फंक्शन ऑफ x। हम इसको लिख सकते हैं कि y जो है बी द फंक्शन ऑफ x, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन बट अगर कभी भी y स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाए, y स्क्वायर इक्वल टू x आ जाए, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं
कि बच्चों ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? अगर कभी मान लो x की वैल्यू मैं मान लेता हूं क्या है, 4 है, x की वैल्यू क्या है, 4। अगर कभी यहाँ पे x की वैल्यू 4 होती है तो यहाँ पे देखो, अब अगर यहाँ पे 4 है तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 की वैल्यू, 2 का स्केयर करता तो भी 4 आ जाना था। अगर मैं -2 की का करता तब भी आपका 4 आ। तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे देखो कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 4, लेकिन बट यहाँ पे y की वैल्यू जो है ना वो -2 भी आ रही है और 2 भी आ रही है। एट ए टाइम जो है वो y अपनी दो वाली वैल्यू जो है वो अटेन कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ओके, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं हो। हाँ, तो लेकिन अगर आप इस तरह से समझो कि y इज इक्वल टू, ये स्केयर इधर चला जाए, ये स्केयर इधर जाके अंडर रूट बन जाए। ओके, फिर उसके बीच में भी आपके पास दो टर्में बनती है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जो है सिर्फ प्लस का, ये आपका फंक्शन हो सकता है। ये क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट जो है वो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं y बी द फंक्शन ऑफ x। हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका फंक्शन हो सकता है, बट ये फंक्शन नहीं होगा। ये वाला जो है ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन वो पूछ सकता है। ओके, अगर कभी हम लिखोगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इस टर्म को देखो, अब आपने बोला कि सर इसमें भी तो साइन की वैल्यू आ रही है, साइन की वैल्यू इनवर्स में भी होती है भाई। ये चीज आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब आप करोगे तो उसमें आपको साइन के इनवर्स साइन मिलेगा, कॉस इनवर्स मिलेगा, टेन इनवर्स मिलेगा, सेक कोसेक सारे इनवर्स में होंगे आपके पास यहाँ। ओके, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। तो इस चीज को देखो भाई, ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। इस चीज को भी समझना कि भाई ये भी फंक्शन नहीं है। भाई क्यों फंक्शन नहीं है? देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर ये वाली वैल्यूज जो है वो इस साइड आ जाए, क्योंकि ये आगे जाके जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये आपके पास जो है वो साइन बाय बन जाएगा। इस केस में अगर आप कभी देखते हो कि x की वैल्यू अगर कभी भी मैं 0 रख दूं, लेट अस सपोज दैट कि वी हैव टेकन एग्जांपल दैट कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 आती है तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 भी होगी, पाई भी होगी, 2 पाई भी होगी, 3 पाई भी होगी, और यहां तक ये बहुत सारी वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू अटेन कर लेगा। तो इट मींस यहां पे क्लियर हो रही है कि हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है, y की तो बहुत सारी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रही है आपके पास। ओके, तो इट मींस दैट कि यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो है दैट इज कम नॉट टू बी ए फंक्शन। तो इसे हम नहीं बोल सकते कि y बी द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? ये चीज याद रखना कि y बी नॉट बी द फंक्शन ऑफ x। ओके, हाँ भाई, अगर हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स जो है, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है, x lies in the interval आप ऐसे कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू जो है वो π/2 से लेके -π/2 तक जा सकती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई फिर ये फंक्शन है, फिर ये वाला y जो है वो क्या है आपके पास, फंक्शन है। हम इसको लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है, लेकिन अब ये जो इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही है π/2 से लेके -π/2 के बीच में, तो इसके बीच में ये y जो है वो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। ओके, तो स्टूडेंट आज आपने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली। तो कल हम देखेंगे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है। ओके, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।